मुझे वेज बिरयानी काफी पसंद है। हाँ, राजमा चावल के शौकीन नहीं है। फेवरेट मूवी, एक ऐसी फिल्म जो आपके दिल को छू गई। मैडम एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम। फेवरेट गेम, वो खेल जो आप सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। मैडम आर्चरी है, अभी यही है सब कुछ। क्या बात है, क्या बात है। बिगेस्ट इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी प्रेरणा। सबसे बड़ी प्रेरणा मैडम मैं हमारे देश के एक तीरंदाज हैं श्री अभिषेक वर्मा जी, तो उनको देख देख के यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके पास मैं समझता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच होंगे और वो काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं, नंबर 1 है अभी, 1 रैंकिंग में भी नंबर 2 पे हैं। आपका वो सपना जो अभी तक आप देख रहे हैं उसे पूरा करना है या फिर वो सपना पूरा होगा? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी शुरुआत है। एक पैरालंपिक गोल्ड मेडल मेरे गले में हो, उसका सपना तो अभी बाकी है। क्या बात है, तालियां इस बात पे। मेरे कोचिंग और मेरी प्रीति दीदी जो बेंगलोर में रहती है। बचपन से देखा हुआ वो सपना जो अभी पूरा होना है या पूरा हो गया? नहीं, अभी तो सपना चल ही रहा है। आप दोनों के तो सभी सपने साकार हो, क्योंकि उन सपनों में हमारे सपने भी हैं और हम भी ये सपना देखते हैं कि इससे भी बड़े बड़े जो तमगे हैं वो आपके सीने पर शोभा बढ़ाए, हमारे देश को गौरवान्वित होने का मौका दें। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीतल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और यूं ही तुम नंबर 1 बनी रहो इस पायदान से, इस नंबर 1 पायदान से तुम नीचे ना हो, यही शुभकामनाएं हमारी है तुम्हारे लिए। किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है। चलिए इसी बात के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत भारत निशान राकेश कुमार जी के लिए, और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ यूनिट हेड अमर उजाला कि वे प्लीज मंच पर पधारें। एंड आई आल्सो इनवाइट मिस्टर मोहित शर्मा, वीपी अमर उजाला, टू प्लीज जॉइन अस। चाहूंगी शीतल जी की माता जी यहाँ पे वे भी मंच पर पधारें। पूरी तालियों के साथ सम्मान है। और वाकई में अगर दुनिया में कहीं पर भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा का नाम आता है तो आज तक भले ही हम अर्जुन का नाम याद करते थे, लेकिन अब हमें गर्व के साथ हमारी भारत की बेटी शीतल के पटल पर हम सभी का भारत का नाम और ऊपर उठाया है। इसी उम्मीद के साथ कि आपके ये हौसले करोड़ों हिंदुस्तानियों को प्रोत्साहित करते रहे और कि कर पाएगी ऐसे। तो बाद में मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कर पाऊंगी। बाद में मेरे कोचेस कुलदीप वेदवा और मैम अभिलाषा चौधरी, उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे श्री माता वैष्णो देवी आर्ट्स अकेडमी में बुलाया। तो पहले पहले मुश्किल लगता था, वो नहीं पकड़ पाती थी क्योंकि वो भारी होता है, तो वो नहीं पकड़ पाती थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया, आराम नाम से थोड़ा हल्का करके बोल दिया। तो बाद में मैं कर पाई। तो मैं और भी लोगों को देख रही थी, उनका निशाना लगता था तो मेरा नहीं लगता था, तो मुझे बुरा लगता था कि मेरा निशाना नहीं लग रहा, मैं तो कर भी पाऊंगी या नहीं। तो बाद में सर ने मुझे बोला, मेरे सर कुलदीप सर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तो कर पाएगी, बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी। इस बात को हम आगे ले चलेंगे और भी जो कठिनाइयां आई आपके जीवन में उसके बारे में हम बात करेंगे। वो जो निशाना नहीं लग रहा था, वो पल कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए, लेकिन यहाँ पर हट करना, गुरु के लिए एक पात्र को चुनना, उस प्रतिभा को चुनना भी, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हर किसी में प्रतिभा होती है। और शीतल, जैसे आप बता रही थी, तो एक घटना के बारे में मुझे मालूम है कि जब आप बैंगलोर गए तो अभिलाषा और कुलदीप कोशिश कर रहे थे कि बोझ उठाने में आपको दिक्कत हो रही थी कि प्रोस्थेटिक का आपको मदद मिले, लेकिन मेडिकली कहा गया कि वो आपके ऊपर नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो एक तस्वीर आपकी सबसे ज्यादा लोगों ने देखी, बल्कि हम लोग भी उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब पैर से आप निशाना साधते हुए दिखती हैं और फिर निशाना लगाती है। तो ये कैसे हुआ? आपने उनको कैसे ये समझाया कि बिना प्रोस्थेटिक के भी मैं ये कर सकती हूँ? मैंने जब प्रोस्थेटिक लगाया था बैंगलोर में, मुझे लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, उनसे अपना सारा काम कर पाऊंगी। तो जब मैंने वो लगाया तो मुझे भारी लगने लगे वो। तो बाद में एक दिन लगाया मैंने तो मुझे भारी लगने लगी, फिर मैंने खोल के रख दिए वो। तो बाद में जब मैं शुरू से ही पैर से ही काम करती थी, बचपन से ही लिखती, पढ़ती, खेलती, सब पेड़ पे भी चढ़ती थी मैं।
सब पैर से कर लेती आप थी। पेड़ पे भी चढ़ जाती थी। ये मुझे आपके भाई ने बताया कि ये जब कोच को पता चला कि ये लड़की अपने पैरों से पेड़ पे चढ़ सकती है, तो फिर आंचल उठाना क्या बड़ी बात है। कैसे पेड़ पे चढ़ती थी, ये कहानी तो हमें जरूर सुनाइए। जी मैं पेड़ पे चढ़ लेती हूँ आराम से, जैसे कि कोई हाथ वाला चढ़ लेता है वैसे मैं चढ़ लेती हूँ। आपको डर नहीं लगता है? कितना पहाड़ी इलाका है आप जहाँ से आती है, मतलब बिल्कुल गोल्डन गर्ल तो आप है ही और जंगल क्वीन भी है। डर नहीं लगता आपको पेड़ पे चढ़ना पहाड़ी इलाके? जी नहीं, डर नहीं लगता था मुझे पेड़ पे चढ़ते हुए। आप नटखट थी बहुत बचपन में, ये मुझे अजय ने बताया, बहुत नटखट। नहीं, पहले मैं बहुत ज्यादा खेलती रहती थी दोस्तों के साथ। फुटबॉल भी खेलते थे और हम बचपन में लकड़ी का धनुष बनाते थे और हमें नहीं पता था कि ये सच में भी होता है, तो हम ऐसे खेलते रहते थे। और भी मेरे चाचू की लड़कियां बोलती थी दीदी मुझे भी बना के दो ना, मैं भी खेलना चाहता हूँ। कैसे आप तीर बनाती थी घर पे? जी पैर से टेक्निक बताइए, बच्चे भी जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, इतने लोगों को आपने प्रेरित किया है, तो अगर एकेडमी में जाके आर्ट्स ना मिले तो अगर घर में भी बना सकते हैं तो बताइए, वो साझा कीजिए हमारे दर्शकों से। जी नहीं, जो लकड़ी का होता था हमें उसे जैसे कि जो सच में है वैसे नहीं बनता था, तो जो अपने डिजाइन के हम बना लेते थे, उससे खेल लेते थे। और आप पैर से उसे होल्ड करती थी? हाँ जी, पर वो हल्का होता है, जो हम अब चलाते हैं वो बहुत भारी है, जो हम बनाते थे घर पे वो हल्का ही होता था। तो यानी कि जो असली आर्चरी जो आपने प्रैक्टिस की, वो पहला स्वाद आपने चख लिया था। हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जब मैं सोचने लगी कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और भी काफ़ी सारे मेडल जीतने पड़ेंगे ऐसे, तो फिर मैंने और भी मेहनत की कि आज मैं एक स्टार बन गई हूँ। कि सुनिए, कभी कह रहे कि शीतल एक स्टार बन गई है। बिल्कुल, आप हमारे बहुत स्टार है, गोल्डन स्टार है आप। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को जब सुन के ऐसा बोल रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर। मुझे लगता है कि इस वक्त आप लोग इतने जिसको कहते हैं ना मासूमियत वाले भाव में, या अपने बचपन में चले गए होंगे। इनको ये नहीं पता कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी हो गई है आर्चरी में, और इनको ये पता है कि ये स्टार हो गई है। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया से बहुत सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपके लिए आ रहे हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट्स पर जाऊंगी, बताऊंगी आपको कि क्या क्या बातें लोगों ने आपके लिए लिखी हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं। जैसे आप ही के जैसे हमारे एक दिव्यांग बच्चे ने लिखा है बहुत प्यार से कि मैं भी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी एक निराशा होती है। क्या कभी शीतल जी आपको भी निराशा होती थी जब आप प्रैक्टिस कर रही थी, जब ये सफलता का स्वाद आपने नहीं चखा था? कभी ऐसा लगा कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है, जिसका कि जिक्र तुमने किया, थोड़ी निराशा हुई क्या? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा ये सब स्पोर्ट्स। तो बाद में मुझे कोच मेरी लाइफ में जितने भी आए हैं आज तक बहुत अच्छे आए हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जैसे किस्मत वाले कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि बस करना है तो करना है। करना है तो करना है, क्या बात है। और यही बात जिन्होंने सवाल पूछा है उनको हम ये बता देते हैं कि करना है तो करना है। अगर ये जज्बा है, ये दिल में ठान लिया, तो नतीजा आएगा ही और बेहतर आएगा। देखिए, किसी ने लिखा है, एक कमेंट है कि आपको फोकोमेलिया हुआ, जिसकी वजह से बाजू आपके नहीं है बचपन में। तो माता पिता के बारे में वो जानना चाहते हैं कि क्या कभी मम्मी पापा को एक स्ट्रगल करना पड़ा जब आप बड़ी हो रही थी? आपसे एक बड़ा भाई है, लेकिन आप मंझली लड़की है अपने घर में, 3 संतानों में बीच में है। तो माता पिता को कितनी दिक्कतें आई? क्योंकि किश्तवाड़ के जिस जगह से आप आती हैं वो बिल्कुल हिली एरिया है, मेन जो शहर है मुख्य शहरों से कटा हुआ है थोड़ा। तो ट्रीटमेंट को लेकर या बाकी आपके प्रशिक्षण को लेकर कितना उन्हें मेहनत करनी पड़ी आपके पीछे? मेरी मम्मी पापा जो है उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। जब उन्होंने आज देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी मेडल जीत के आती है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और उन्हें ये कभी नहीं सोचा कि बचपन में हमारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। लोग कहते थे कि उनको लगता होगा कि
ये शीतल कुछ नहीं कर पाएगी अगर दोनों हाथ नहीं है तो, बट अभी उनको पता नहीं है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी कुछ कर पाता है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे जैसे भी बहुत भाई बहन होंगे तो वो भी अगर कुछ स्पोर्ट में खेलें तो एक ना एक दिन वो भी एक स्टार बन जाएंगे। बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है, तो बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। तो जो उनके मम्मी पापा होंगे अगर उनका अच्छा सपोर्ट हो, मम्मी पापा फैमिली का सब सपोर्ट होगा तो वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अच्छा, दोस्तों, आप सभी के बीच ये एक बेहतरीन उदाहरण सामने है कि अगर शीतल से हम कुछ भी सीख सकते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि ऊपर वाले ने अगर हमें कोई भी वरदान दिया है उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए, ना कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल शीतल यहाँ पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे स्थल हासिल किया है। वर्तमान में उन्हें दुनिया के तीसरे नंबर के पैरा तीरंदाज के रूप में स्थान दिया गया। स्वागत करते हैं हम 3 स्वर्ण पदक से सुशोभित उल्लेखनीय पैरा आर्चर राकेश कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत है राकेश जी आपका। और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आप दोनों ही खिलाड़ी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के धुरंधर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो राकेश जी, गोल्ड की हैट्रिक लगाया आपने आर्चरी में, उस पल को जरा बताइए। जी जय माता दी मैम। ये तो हर खिलाड़ी के लिए गर्व का विषय होता है कि वो अपने देश से बाहर खेलने जाए और वहाँ जाके 3 स्पर्धा में हम खेलते हैं, मिक्स टीम और इंडिविजुअल, और तीनों में गोल्ड लेना, ये तो अपने लिए गौरव की बात है। और सबसे बड़ा गौरव मैं समझता हूँ ये होता है कि जब आप गोल्ड मेडल लेते हैं और वहाँ पे आपका तिरंगा सबसे ऊपर होता है और राष्ट्रगान जब बजता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। पैरा गेम्स में अब जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो गया है और हर स्टेट में ये कोशिश है कि जो हमारे पैरा खिलाड़ी हैं वो आगे आए और रिप्रेजेंटेशन हमें विश्व स्तर पे अब देखने को भी मिल रहा है। वो कामयाबी का स्वाद अब हम चख रहे हैं। तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में आप क्या बताएंगे? किस तरीके से ट्रेनिंग वहाँ पर चल रही है? कितने संतुष्ट हैं आप लोग मौजूदा जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है उस इंफ्रास्ट्रक्चर से? मैडम, मैं तो ये कहूँगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पहला एक ऐसा टेम्पल ट्रस्ट है कि जिन्होंने स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दिया है और 2017 से लेके अब तक हमारे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल हैं 6 साल में। और हमारे जो कोच हैं वो छुट्टी लेते हैं और ना हमें लेने देते हैं। क्या बात है! अगर हम पूरा साल 365 दिन प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस का नतीजा ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर बार हम जहाँ भी खेलने गए हैं हमारा प्रदर्शन हमेशा बढ़ के ही आया है। और अब हमारी छोटी बहन शीतल, इसने तो कमाल कर दी है। नाज है, आप दोनों पर नाज है। राकेश जी, अब हमें ये बताइए, अभी शीतल की कहानी हम सुन रहे थे, किश्तवाड़ की छोटी सी जगह से निकल कर सभी दिक्कतों को, सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर परचम लहराते हैं। राकेश कुमार की क्या कहानी है? कैसे पैरा गेम्स में आना हुआ? स्पोर्ट्स को लेकर वो जुनून, वो जिद कब आया? मैडम, मेरा एक्सीडेंट जो था वो 2017 में हुआ था। उससे पहले मैं 7 साल प्लम्बर रहा हूँ कटरा में। कोई ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किया था। हाँ, क्रिकेट कभी बीच बीच में खेल लेते थे। तो 2017 में जब श्राइन बोर्ड में ये स्टेडियम अपना शुरू हुआ श्री अजीत कुमार साहू जी IAS के द्वारा, तो वो जो है कुलदीप को वहाँ पर नियुक्त किया गया। तो वो हमारा श्राइन बोर्ड का जो भी मेडिकल वगैरह होता है वो नारायणा हॉस्पिटल में होता है और मेरा घर नारायणा हॉस्पिटल के रास्ते में आता है। वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बुलाया और वहाँ से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। 2017 जुलाई 27 जून 2017 को मैंने शुरू किया था और 30 जून 2018 को मैंने पहला गोल्ड अपने देश में लिया। कभी आप एक प्लम्बर हुआ करते थे, आज आप देश के खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, गोल्ड लेकर आए, हैट्रिक लगाई है उनकी। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। राकेश जी, ये बताइए कि आर्चरी से जुड़ाव कब हुआ? क्योंकि आपने कहा कि क्रिकेट प्रेमी आप रहे, लेकिन जब आर्चरी के क्षेत्र में आए, जब पहली बार आपने बो को पकड़ा, तो क्या था जहन में? जी मैडम, एक छोटी सी कहावत है कि 100 सुनार की और एक लोहार की। तो जान के लोहार हूँ, तो
जब मैं पहले 27 जून को मैंने शुरू किया था और 13 से 16 जुलाई को सिकंदराबाद में पहला पैरा नेशनल था, जो सेकंड पैरा नेशनल था, तो मैं वहां जाके जब खेला तो मेरा 17वां रैंक वहां पे रहा था। और कहीं ना कहीं क्योंकि उम्र होने के साथ आदमी देखता है कि सबके गले में मेडल आ रहे हैं, हमारे गले में क्यों नहीं। तो ये हमें वहां से पता चल गया था कि हमारा स्तर कहाँ है और हमें कहाँ तक जाना है। तो ये वहां जो से युवा है यहाँ पर, उनको बता दूं 38 साल के हैं राकेश जी, लेकिन आप जज्बा देखिए और ऊर्जा देखिए इनके अंदर, और ये कहना कि ये सोचना बिल्कुल गलत किया था, लोग आगे रिटायर हो जाते हैं। मैंने 33 ईयर में शुरू किया था। आपने। आज मैं 38 साल का हूँ और मैं 11 इंटरनेशनल खेल के 14 इंटरनेशनल मेडल जीत चुका हूँ। चकित हैं लोग आप लोगों की कहानी सुन के। खुद मैं भी आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ। मतलब जो भावनाएं उमड़ रही है ना, वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। आप दोनों एक है तो आप उस 26 इवेंट्स में से किसी को भी चुन सकते हैं आप, और उसमें आप मेहनत कीजिए। मेरा ये मानना है कि जब तक, जैसे मैं आज तक यहाँ अगर पहुंचा हूँ तो अपने कोच की हर बात मानता हूँ। मुझे जो कह देते हैं मैं उसको हाँ बोलता हूँ बस। और आज इसीलिए मैं यहाँ हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सारे खिलाड़ियों से हम लोग मिलते रहते हैं, वो लोग जब वो अपने कोच को छोड़ के किसी दूसरे कोच के पास जाने की बात करते हैं ना कि हमारा कोच ऐसा है, नहीं दूसरा बहुत अच्छा है, तो वहाँ से उनका डगमगाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, गुरु और शिष्य की कामयाबी जो है वो एक है, वो ज्वाइंट अकाउंट है। इसीलिए गुरु हमेशा चाहेगा कि उसका जो शिष्य है वो विजेता बने, और वो विश्वास शिष्य को भी अपने गुरु में रखना होगा। मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आपकी भी रैंकिंग ऊपर जा चुकी है। अब आप रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? मैं खेल के आया था वहाँ पे, मिक्स टीम में चैंपियन बन के आया था, और एशियन गेम खेलने के बाद मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 3 बार आ गई। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के जितने भी तीरंदाज हैं, चाहे वो एवर कैटेगरी में है, चाहे हम लोग पैरा कैटेगरी में है, तो नीचे हैं। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अभी जो पिछले 2 सालों में जो हमारा आर्चरी का स्तर ऊंचा हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले अपने JNK आर्चरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल श्री सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पिछले 2 साल से हमें इतना सपोर्ट दिया है। इतना तो हर कंपटीशन में जाने से पहले हमारी बात होती है, कंपटीशन के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन कैसे चल, हर तरह की बात हमारी होती है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है, अभी देखिए आप खेलो पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। उससे हमारे जो पैरा खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि खेलो इंडिया के आने से जो ग्रास रूट पे हम लोगों को हेल्प चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। हालांकि हमें ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ श्राइन बोर्ड, क्योंकि हमें हर चीज़ वहाँ पे टाइम से मिलती रही है। इसका परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन खेलो इंडिया आने से हमें जो हमारे जैसे और कई खिलाड़ी जो अभी पैरा में आना चाहते हैं, कोई आर्चरी में आएगा, कोई शूटिंग में आएगा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। पूरे जम्मू कश्मीर के, अगर शहना बता रहे थे कि कैसे क्रिकेट में दूर दराज से, वैसे इलाके जो आतंकवाद प्रभावित भी है, वहाँ से खिलाड़ी ढूंढ कर ला रहे हैं, ये बहुत ही अहम हो जाता है। तो जैसे किश्तवाड़ से शीतल आई गांव से, आप यहीं के हैं, जम्मू के हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से चयन प्रक्रिया और बेहतर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स जो है, प्रतिभा उस सामने कैसे लाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट को प्लान बनाने चाहिए और तरह से काम करना चाहिए। इस पर थोड़ा सा विचार हो तो हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर लगातार बात करते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि प्रदूषण एक हमारे लिए चुनौती है, खान पान चुनौती है। आप लोग क्या करते हैं? मैं शीतल आपसे भी जानना चाहूँगी, फिटनेस को लेकर राकेश जी क्या वो मंत्र है जो आप देना चाहेंगे और जो खुद आप अपने जीवन में उसे अपनाते हैं? देखिए मैडम, फिटनेस के लिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज तो कर नहीं पाता हूँ, तो लेकिन मेरा एक सबसे अच्छा, मैं समझता हूँ अच्छा है, नहीं है दूसरों के लिए, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊं, चाहे मैं 2 बजे सोऊं, लेकिन ये है कि अगर कंपटीशन नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो मैं सर्दियों में 9 बजे तक सो जाता हूँ और गर्मियों में 9:30 बजे तक। जल्दी सोना मेरी आदत है, और सुबह जल्दी उठ के अपना व्हीलचेयर ही चला सकते हैं, तो सुबह 1-2 किलोमीटर व्हीलचेयर चला लिए शाम को प्रैक्टिस के बाद। तो यही हमारा है, और मेडिटेशन कर लेते हैं बैठे बैठे योगा, बस यही हमारा फिटनेस का राज है। और थोड़ा सा क्या है कि हम लोग डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं। डाइट का बहुत ख्याल रखना होता है। और आप तो बहुत भागती फिरती हैं हर जगह, आपके बारे में तो मुझे पता है कि आप बचपन से ही इतनी भागती फिरती थी कि लोग समझ गए थे कि ये एक खिलाड़ी है, कभी भी शांत नहीं बैठी आप क्या करते हैं अपने फिटनेस के लिए? आपके कोच ने आपको क्या सिखाया है कि इस बात का तुम्हें हमेशा ख्याल रखना है, इस डिसिप्लिन में तुम्हें रोजाना जीना है? मुझे कोच सर ने सिखाया है कि अपनी डिसिप्लिन में रहना है और
सुबह हम जब उठते हैं नहाते धोते फिर ग्राउंड जाते हैं, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद हम शूट करते हैं। शाम को जब हम बोझ अंदर रखते हैं तो बाद में हम रनिंग वनिंग करते हैं। तो वैसे ही सर ने मुझे सिखाया हमेशा कि अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसी पे नहीं, अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा आगे बढ़ोगे। बहुत खूब, बहुत खूब। राकेश जी, अभी यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हो रही थी, शायद आपने सुना भी होगा, इरफान पठान और सुरेश रैना से खेल की भावना और आपसे किया मैंने, शीतल से ये सवाल नहीं पूछ चुकी है, लेडी अर्जुन मैंने आपको कहा है। मैम मैं अब तक अपने आप को स्टार नहीं मानती, बस लोग कहते हैं तो प्यार से मुस्कुरा देती हूँ। हाँ जी। अच्छा, जल्दी से एक रैपिड है, सवाल है लोगों के, वो हम जल्दी से लेते हैं। आपका फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है? फेवरेट खाना